नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार अभिषेक आपके साथ एक बार फिर लेकर कुमार अभिषेक की खबरें तो वैसे ढेर सारी है। नवरात्रि का महीना भी चल रहा है, यानी नवरात्रि चल रहा है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन था। सभी ने माँ दुर्गा से बस यही प्रार्थना की कि वे आने वाले कष्टों को हर ले और सभी लोगों को शक्ति प्रदान करे ताकि वो आने वाले अपने जीवन में समस्याओं का समाधान कर सके। तो नवरात्रि की आप लोगों को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम इसी तरह आपको अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर देख भी रहे होंगे कि हम किस तरह से उनकी पूजा कर रहे हैं और कैसे उनको याद कर रहे हैं, अपनी माता रानी को। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजनीति के मैदान से। राजनीतिक मैदान पर तो बहुत सारी खबरें हैं। खबरें ये भी हैं कि इजराइल ने किस तरह से लेबनान पर अटैक करना तेज कर दिया है, और भी बहुत सारी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले आज संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव की। 90 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में इस बार 61% वोटिंग का परसेंटेज रहा, और वहीं 90 सीटों के लिए कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी। जबकि जो अलग दल हैं, जेजेपी और दूसरे दल भी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, और निर्दलियों का भी खास महत्व रहता है चुनाव के बाद अगर किसी पार्टी को बहुमत ना मिले तो। लेकिन जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं हमारे सामने, सबने लगभग ये तय माना है कि कांग्रेस एक बार फिर से 10 साल बाद सत्ता में वापसी करने जा रही है। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा अगर कांग्रेस को बहुमत आता है तो। जहां कुमारी शैलजा ने अपना दावा बार बार ठोका है, तो वहीं दूसरी तरफ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी दावेदारी भी मजबूत बताई जा रही है। वहीं उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के भी मुख्यमंत्री बनने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। और संसद भवन में जिस तरह से उन्होंने अटैक किया है मोदी सरकार पर, तो उससे ये लगता है कि राहुल गांधी अगर एक युवा चेहरे को मौका देते हैं हरियाणा की तस्वीर बदलने के लिए, तो भी कोई बड़ी बात नहीं मानी जाएगी। तो मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला 8 तारीख को अब तक हम लेकर के आएंगे। लेकिन रस्साकसी का दौर सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि बीजेपी में भी जारी है। जहां जो मनोहर लाल खट्टर थे उनको हटा करके नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया सिर्फ चुनाव से 6 महीने पहले, और मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव में जितवाकर बीजेपी ने मंत्री का पद दिया और खास मंत्रालय उनके पास मौजूद है। तो इस खबर पर नजर रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको 8 तारीख तक का इंतजार करना होगा। हालांकि इसमें वोटिंग मशीन जब खुलेगी तब पता चलेगा सरकार किसकी बनती है। फिलहाल कांग्रेस का पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि वो 10 साल में सत्ता में बरकरार रही है। और खास तौर पे हरियाणा में मुद्दा है किसान, जवान और पहलवान। इसी मुद्दे को लेकर के पार्टियां चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस ने बहुत सारे ऐसे प्रचार किए हैं बीजेपी के लिए कि किसानों की विरोधी पार्टी है, पहलवानों की विरोधी पार्टी, क्योंकि जब पहलवानों ने आंदोलन किया था तो उस समय बीजेपी का रुख बिल्कुल नकारात्मक रहा था, ऐसा कांग्रेस का मानना है। वहीं जो फोगाट हैं वो भी अपना चुनावी दांव आजमा रहे हैं इस बार विधानसभा के चुनाव में। तो इन सब चीजों पर जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर विराम आपको लग जाएगा जब 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के भी विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा तय माना जा रहा है कि कश्मीर घाटी में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बढ़त है, तो वहीं जम्मू में बीजेपी का दबदबा एक बार फिर से बरकरार रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पीडीपी कश्मीर क्षेत्र में कुछ खास प्रदर्शन करती नहीं नजर आ रही है, लेकिन हो सकता है चुनावों के बाद वो भी बीजेपी के विरोध के नाम पर साथ में आ जाए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो ये सारी बातें आपको 8 तारीख को पता चल जाएगी। बीजेपी ने जिस तरह से धारा 370 हटाकर मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, आर्टिकल 335A को भी हटाया। तो ये सारे मुद्दे हैं कश्मीर के लोगों में, और जिस तरह इस बार कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है, तो उससे ये पता चलता है कि लोकतंत्र बचाने की जद्दोजहद है। ये लोकतंत्र जो यहाँ कायम है, जो कि पिछले 10 साल से चुनाव नहीं हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव हो रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं विराम लग जाएगा और कश्मीर की दिशा साफ हो जाएगी, और जल्दी ही कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर भी केंद्र सरकार विचार कर सकती है। तो 8 तारीख तक का इंतजार कीजिए। वहीं दूसरी तरफ हम हरियाणा और कश्मीर से निकलकर आते हैं अपने महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी चुनाव बस घोषणा होने ही वाली है दुर्गा पूजा के ठीक बाद, यानी कि जब नतीजे आ जाएंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की, तो उसके बाद किसी भी समय चुनाव आयोग झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावों की घोषणा
कर सकती है। लेकिन उससे पहले मोदी सरकार, क्योंकि महाराष्ट्र एक काफी बड़ा राज्य है, आर्थिक महत्वपूर्ण वाला भी राज्य है, मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, तो इसको लेकर के भी मोदी सरकार बहुत मतलब गहरे समय से विचार कर रही कि महाराष्ट्र के लोगों को ऐसे कैसे लुभाया जाए कि वो जब चुनाव हो तो उनके पक्ष में मतदान करे। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी 2 टुकड़ों में बटी, शिवसेना 2 टुकड़ों में बटी, और ये सारा आरोप बीजेपी पर लगाया गया, अमित शाह और मोदी पर लगाया गया कि उन्होंने महाराष्ट्र के साथ ऐसा किया है। और इससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लोगों तक ये संदेश गया है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के लोगों के साथ सही नहीं किया है। एनसीपी को तोड़कर उसको 2 भागों में बांटकर शरद पवार गुट और अजित पवार गुट, और जो शिवसेना थी, जो मूल शिवसेना, अभी वो एकनाथ शिंदे के पास आ गई है। और जो बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे जिसके पिताजी हैं, उन्होंने बाला साहब ठाकरे के नाम वाली शिवसेना को अपने पास रखा है, जो यूबीटी ग्रुप कहलाता है शिवसेना का। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र चूंकि 288 सीटें हैं यहाँ पर, और पहले से यहाँ पर जब किसी को पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और शिवसेना ने इस शर्त पर कि उसे मुख्यमंत्री पद देने का वादा किया गया है, बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए किसी की सरकार नहीं बन पाई थी। हालांकि बीच में 3 दिनों के लिए अजित पवार के समर्थन से देवेंद्र फडणवीस जरूर मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन अभी जो चुनावी समीकरण है महाराष्ट्र का सबसे अलग है, सबसे अनोखा है। पूरे देश में ऐसा नजारा आपको नहीं देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था, जहां जो उसकी सरकार एमवीए की बहुमत वाली, एमवीए की जो गठबंधन वाली पार्टियां हैं, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, इनको लोकसभा चुनावों में काफी बढ़त मिली थी, जबकि बीजेपी और शिवसेना मिलकर सिर्फ 17 सीटें ही जीत पाई थी। तो ये देखना दिलचस्प होगा। उसी सिलसिले में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई और नासिक के दौरे पर थे, और उन्होंने 50,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का या तो उद्घाटन किया या तो उसका फाउंडेशन स्टोन रखा, जिसमें कि बहुत सारे मेट्रो परियोजनाएं हैं, टनल परियोजनाएं हैं, जो आपको आने वाले समय में बनता हुआ दिखाई देगा। तो महाराष्ट्र की राजनीति भी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है, और आपको पता चल जाएगा नवंबर में शायद चुनाव हो सकते हैं महाराष्ट्र के। तो अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबर की। अंतर्राष्ट्रीय खबर में इजराइल ने लेबनान पर अटैक जारी रखा है, और वो सबको खत्म करने पर आमदा है कि सारे आतंकवादियों को, हमास को, हिजबुल्लाह को खत्म करके ही दम लेगा।